गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ AMPS। चिल्ड्रन, हमारा टॉपिक चल रहा था पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर और हमने कुछ एयर पॉल्यूशन के फैक्टर्स, पॉल्यूटेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे केस स्टडी द ताजमहल। ताजमहल हम जानते हैं यूपी आगरा में स्थित है और जो ताजमहल है वो एक बहुत ही फेमस जो है मोन्यूमेंट है। पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट इसको विजिट करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, कह सकते हो आप 2 डिकेड्स, लगभग 20 सालों से जो ताजमहल है इसको काफी नुकसान हुआ है, काफी इसको जो है लॉस हुआ है और उसका जो रीजन मेन है वो रीजन है एयर पोल्यूशन। देखिए होता क्या है कि ताजमहल के आसपास का जो इलाका है वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग तरह की वहां पर इंडस्ट्रीज हैं। लेदर इंडस्ट्रीज हैं, आपकी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। और मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, ये जो है इनसे निकलने वाला जो पोल्यूटेंट है, इनसे निकलने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं वो पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं बेटा, वो पोल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं एयर के अंदर। वो कौन कौन से हैं? वो पोल्यूटेंट्स हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेनली वो पोल्यूटेंट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये पोल्यूटेंट्स एयर में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है नाइट्रिक एसिड। ये दोनों एसिड कंडेंस होकर हमारी रेन के साथ नीचे आते हैं और इस तरह की हम रेन को बोलते हैं एसिड रेन। तो क्वेश्चन बनता है एसिड रेन किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे पोल्यूटेंट्स such as sulfur dioxide and nitrogen dioxides mix in air and they condense and convert into sulfuric acid and nitric acid respectively, and when they mix with rain and comes to the surface of the earth as a rain, such type of rain is known as acid। तो इस तरह की रेन को एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन का लॉस क्या है? हम क्योंकि ताजमहल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पहले इसके बारे में हम समझते हैं। जब ये एसिड रेन ताजमहल के ऊपर गिरती है तो इन एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से जो ताजमहल का मार्बल है वो कोरोड हो रहा है, खराब हो रहा है, शाइनिंग खत्म होती जा रही है उसकी। तो पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है और आज जो है काफी ज्यादा उस ताजमहल की बिल्डिंग को इससे लॉस हो चुका है। अब और क्या नुकसान होता है एसिड रेन का? एसिड रेन का ये नुकसान ये भी होता है कि एसिड रेन जब हमारी सॉइल में गिरती है तो वो सॉइल को कैसा बना देती है? एसिडिक बना देती है। उसमें जो एसिड का कंटेंट होता है वो राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचता है। और क्या लॉस होता है? एसिड रेन जो होती है वो हमारे वाटर रिजर्वियर्स में मिक्स हो जाती है। जो हमारी रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इनका जो फ्रेश वाटर है उस फ्रेश वाटर में जब एसिड रेन मिक्स होती है तो उस वाटर के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनको भी इसका बहुत लॉस होता है, यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो जाती है। ये एसिड रेन जब हमारे स्किन के ऊपर गिरती है, हमारी बॉडी के ऊपर गिरती है, एनिमल्स के ऊपर गिरती है तो कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से हो जाती है। तो एसिड रेन के ये इतने सारे लॉसेस हैं और एसिड रेन बनती कैसे है ये मैंने आपको बताया। अब कैसे इसको दूर किया जाए, कैसे कम किया जाए? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि ताजमहल के जो आसपास का एरिया है वहां पर जितने भी जो व्हीकल्स रन करेंगे वो सब अनलेडेड पेट्रोल पर ही चलने वाले होंगे, ठीक है ना? यानी लेड फ्री पेट्रोल, या आप कह सकते हो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी इनका यूज मैक्सिमम करना है। तो ऐसी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने बनाई है और पिछले काफी समय से अब इसमें कमी भी देखने को आ रही है। एक टर्म और है मार्बल कैंसर।
मार्बल कैंसर। बेटा जो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल का जो मार्बल है उसको नुकसान पहुंच रहा है, वो कोरोड होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं मार्बल कैंसर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं बेटा, आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रीन हाउस। अगला टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा। आपने प्रीवियस क्लासेस में हो सकता है ये टॉपिक सुना हो, पढ़ा हो आपने, लेकिन अभी आप और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। ऐसे एरिया जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जहां का टेम्परेचर माइनस में रहता है, जहां सनलाइट बहुत कम होती है, वहां पर प्लांट्स को उगाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं। किसके घर बनाए जाते हैं? कांच के, ग्लास के घर बनाए जाते हैं। ये ग्लास के क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन आएगा दिमाग में, ग्लास के घर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो ग्लास होता है ये हीट को एब्जॉर्ब तो करता है, ट्रैप तो करता है, लेकिन वापस जाने नहीं देता। यानी जब सनलाइट, जैसे सपोज कीजिए ये सब इसके अंदर हमने प्लांट लगाए हैं ग्लास के हाउस में, तो जब सनलाइट इसके अंदर आएगी तो वो सनलाइट को अंदर तो आने देगा ग्लास, लेकिन वापस नहीं जाने देगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो अंदर का टेम्परेचर है वहां पर हीट रहेगी, हल्की सी गर्मी रहेगी, जिससे उन प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी। तो ये तो होता है ग्रीन हाउस। अब समझिए, इसको कंपैरिजन करते हैं हम हमारे एटमॉस्फेयर से। बेटा हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वो भी एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस प्रेजेंट होती है और उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारी जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अगर ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करे तो हमारा टेम्परेचर भी माइनस में हो जाए अर्थ का, यहाँ लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हीट भी जरूरी है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो पाती है। बट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलने की वजह से, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होने की वजह से इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो बढ़ गया है। अब आप खुद सोचिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो हीट भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जब हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो हीट का जो ट्रैपिंग अमाउंट है, एब्जॉर्ब्ड हीट है, वो भी इंक्रीज होगी। अब जब हीट इंक्रीज होगी तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब ये इंक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसका एक बहुत बुरा, इसका एक इम्पैक्ट और पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि अगला हम टॉपिक वाटर वाला पढ़ेंगे जब। देखिए बेटा, हमारी जो अर्थ है उस अर्थ पर लगभग 70% क्या है? वाटर है। 70% क्या है? वाटर। लेकिन ज्यादातर वाटर जो है वो हमारे यूज का नहीं है। यानी ओशियंस में, सीज में जो सलाइन वाटर पाया जाता है, जो सोल्टी वाटर पाया जाता है, वो हमारे किसी यूज का नहीं है। हमारे यूज का केवल वाटर है कितना? 3% फ्रेश वाटर। यानी 97% तो आप सलाइन वाटर है, जिसे हम किसी भी काम में नहीं ले सकते। अब इस 3% में से भी 2% के करीब जो वाटर है वो हमारे ग्लेशियर्स पर डिपोजिट है, बर्फ के रूप में, आइस के रूप में, स्नो के रूप में, ग्लेशियर्स पर, कोन्स पर, आइस कैप्स पर, ये हमारे वहां पर डिपोजिट है। तो जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे माउंटेन्स पर, हमारे ग्लेशियर्स पर जो फ्रेश वाटर आइस के रूप में जमा है वो पिघल रहा है, और वो पिघल करके फ्रेश वाटर कहाँ जा रहा है? ओशियंस में जा रहा है, और वहां जाकर के दोबारा से वो क्या हो जाता है? सलाइन वाटर बन जाता है, सोल्टी वाटर।
तो पहले से हमारे पास इतना कम फ्रेश वाटर है और वो भी पिघल करके मेल्ट होकर के और वो भी सॉल्टी वाटर बनता जा रहा है और वो भी उसमें मिक्स होता जा रहा है। इसलिए इस प्रॉब्लम को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। इसको क्या कहेंगे हम? ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, एसिड रेन और ताजमहल स्टडी के बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छे से वीडियो को देखोगे, समझोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करोगे। थैंक यू।